नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं नॉलेज वर्ल्ड में। और आप सबको पता है कि हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट पढ़ रहे हैं इस बार, और वो है 1917 से 47 तक का हिस्ट्री। ओके, 1970 से 47 तक की जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सबको मैं लेके आया हूँ, और इसके दो पार्ट में लेके आया हूँ। एक पार्ट मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, आप सब पहले पार्ट को देख चुके हो, और ये दूसरा पार्ट है। अगर आप अभी तक पहले पार्ट को नहीं देखे हो तो आप फिर से मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके मेरे जो इससे पहले वाले वीडियोस हैं उसे आप देख लीजिए। उसमें 60 क्वेश्चन, टॉप 60 क्वेश्चन जो हैं लिया था मैंने, वो हैं। और टॉप 60 क्वेश्चन इसमें भी हैं, इस सेगमेंट में भी। तो टोटल 120 जो क्वेश्चन है इस सेगमेंट से, यानी 1970 से 47 तक के, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए, आप सबके लिए। जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, चाहे वो सुपर टेट के लिए हो या किसी अदर एग्जाम के लिए। खासकर मैं बता दूं कि ये जो सेगमेंट है स्पेशली मैं सुपर टेट के लिए लेके आया हूँ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुपर टेट से रिलेटेड। और जितने भी आर्ट्स हैं या सामान्य जो सबको कंपलसरी देना है, उनके लिए भी एक बहुत ही कारगर साबित होगा। ओके, तो आइए समय ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉप 60 क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जेबी कृपलानी ने, राजेंद्र प्रसाद ने, अबुल कलाम आज़ाद ने, या जवाहरलाल नेहरू ने? तो आप सबको पता होगा कि ये जो दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किया वो किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? 1938 का राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस शहर में हुआ? हरिपुरा, पटना, रांची या भागलपुर में? तो कहाँ हुआ? तो ये याद रखिए, ये हुआ हरिपुरा में। कहाँ हुआ? हरिपुरा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, भारतीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, या भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। तो याद रखिए, बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंध स्थापित करना। क्या करना? भारतीय राज्यों, सरकार और देशी राज्यों के बीच संबंध स्थापित करना बटलर कमेटी का उद्देश्य था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? क्या बी आर अम्बेडकर ने थे, जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, या इनमें से कोई भी नहीं? तो भारत का अगर बात करें आंदोलन का नेतृत्व, तो महात्मा गांधी के नाम पे ये हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन। किसने किया? भारत छोड़ो आंदोलन ने। लेकिन अगर सच्चे नेतृत्व की बात करें तो सच्चा नेतृत्व जो किया वो आम जनता ने किया। किसने किया? आम जनता ने किया ये जो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व था, क्योंकि सभी लीडर्स को जेल में डाल दिया गया। तो महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन लाया गया। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें स्पेशली लीडर्स की, तो वो थे आम जनता। ओके, करो या मरो का मंत्र किसने दिया है? करो या मरो का मंत्र, डू और डाई का मंत्र किसने दिया है? क्या वे पीसी राय हैं, जेसी बोस हैं, सीवी रमन हैं, या महात्मा गांधी हैं? तो ये याद रखिए, ये किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी की अध्यक्षता की? किसने की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता? जवाहरलाल नेहरू ने, जेम्स एन गुप्ता ने, एसी बोस ने, या वल्लभ भाई पटेल ने? तो किसने किया कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता? याद रखिए, उन्होंने ये किए हैं वल्लभ भाई पटेल। किसने किया? वल्लभ भाई पटेल। तो वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बकवास की बातें नहीं की गई हैं, बिल्कुल एकदम सटीक सटीक उत्तर जो क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था? समय से पूर्व नियुक्ति, सभी सदस्य अंग्रेज थे, सभापति ब्रिटिश लिबरल पार्टी का था, या गांधी के असहयोग आंदोलन चल रहे थे? तो साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों कर रहे थे? क्योंकि सभी सदस्य अंग्रेज थे।
इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया भी था इसके बारे में, उल्लेख भी किया था साइमन कमीशन के बारे में कि साइमन कमीशन जब आया था 1928 में, कब आया था 1928 में, तो हम लोग गो बैक साइमन का नारा भी लगा रहे थे। और इसी लगा रहे थे क्योंकि हमारे लिए ये कानून बनाना आ रहा था, और हमारे लिए कानून बनाने के बावजूद हमारे लिए कोई था ही नहीं इसमें, यानी कोई भारतीय नहीं था, इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट है भारत में द्वैध शासन। भारत में द्वैध शासन, वैध लिखा हुआ है, द्वैध शासन है। द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा, मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 द्वारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 द्वारा, या साइमन कमीशन 1928 द्वारा। तो याद रखिए किसके द्वारा लाया गया ये द्वैध शासन व्यवस्था, तो ये ला गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो भारत में वैध शासन प्रारंभ किया गया कब? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठा बर्बादी बताया है? ओके, तो किसने एक निष्ठा बर्बादी बताया जिसकी वजह से इनकी आलोचना भी काफ़ी की जाती है? तो ये कौन है? लॉर्ड रीडिंग है, मोहम्मद अली जिन्ना है, मोतीलाल नेहरू है, या रविन्द्रनाथ टैगोर है? तो याद रखिए ये बात किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जिसकी वजह से इनकी आलोचना भी काफ़ी की जाती है कि ये अंग्रेज़ के पहलूकार थे, इसीलिए ये अंग्रेज़ों की बड़ाई किया करते थे। खैर, नेक्स्ट है भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। किसने बनाया था भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख? जवाहरलाल नेहरू ने बताया था, महात्मा गांधी ने, अबुल कलाम आज़ाद ने, या सरोजनी नायडू ने? तो किसने इसका आलेख तैयार किया था? तो वो थे महात्मा गांधी। किसने आलेख तैयार किया था? महात्मा गांधी ने। ओके, नेक्स्ट है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? गांधीनगर, अहमदाबाद, राजकोट, या वर्धा? तो साबरमती आश्रम किस शहर के बाहर है? तो याद रखिए ये है अहमदाबाद के बाहर। ओके, कहाँ है? अहमदाबाद के बाहर स्थापित है ये। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है कि विपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? विपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? जवाहरलाल नेहरू को, पट्टाभी सीतारामैया को, राजेंद्र प्रसाद को, या सरदार पटेल को? तो किसको चुना गया विपुरी संकट की समाप्ति के बाद? तो राजेंद्र प्रसाद को। किसको चुना गया? राजेंद्र प्रसाद को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? किसने सुझाव दिया था कि जब स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए तो कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया जाए? श्री गोपालाचारी ने, जेबी कृपलानी ने, महात्मा गांधी ने, या जयप्रकाश नारायणन ने? तो किसने ये बात कही थी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ये बात कही थी हमारे बाबू महात्मा गांधी ने। ओके, कि कांग्रेस जब जीत जाए, देश आज़ाद हो जाए, तो कांग्रेस जैसी पार्टी को समाप्त कर दिया जाए, ताकि लोग का इमोशन ना जुड़े इनके साथ चुनाव में, और किसी तरीके का फेल बदल ना हो। ओके, खैर बहरहाल वो हटा नहीं है और कांग्रेस अभी भी है। जस्ट ये है कि जो वो कांग्रेस था वो अब साउथ इंडिया में सिमट सा रह गया, और ये इंदिरा गांधी वाला कांग्रेस परचम में है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरा सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। वह त्रिपुरी कहाँ है? ओके, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो कलकत्ता में, पुणे में, जबलपुर में, या अहमदाबाद में? तो ये त्रिपुरी कहाँ है? तो याद रखिए त्रिपुरी है जबलपुर में। कहाँ है? जबलपुर। और कई बार आता है क्वेश्चन कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कब हुए और कहाँ हुए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस, जैसे महात्मा गांधी के लिए आता है बेलगाम में कांग्रेस का एक बार अध्यक्ष बने हैं, उसी तरह सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी पूछ लेता है कि कांग्रेस कब बने हैं? तो वो 1939 में त्रिपुरी सम्मेलन में, ठीक है, त्रिपुरी सम्मेलन में जबलपुर में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। काफ़ी विवाद में रहे हैं, इसी वजह से इनसे क्वेश्चन भी काफ़ी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? 1915 में, 17 में, 16 में, या 18 में? तो याद रखिए ये कब हुए? 1915 में ये भारत लौट आए और 1916 में होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट है गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ओके,
हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, किसने कहा? लॉर्ड माउंटबेटन ने, राजेंद्र प्रसाद ने, एस राधाकृष्णन ने या जवाहरलाल नेहरू ने? तो किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? याद रखिए, उन जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही है जब गांधी जी की मृत्यु होती है। ओके, यानी देश आज़ाद होने के बाद 1948 में इनकी मृत्यु होती है, उस वक्त ये बात जवाहरलाल नेहरू के मुंह से निकला। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? विनोबा भावे ने, महात्मा गांधी ने, अरविंद घोष ने या इनमें से कोई नहीं? तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने। ओके, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली पीछे से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, इकबाल का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आजाद ने, भगत सिंह ने या मोहम्मद इकबाल ने? तो इनकलाब का नारा किसने दिया था? इनकलाब का नारा दिया था मोहम्मद इकबाल ने, लेकिन इसको फेमस करने का श्रेय जाता है भगत सिंह को। ओके, तो ये बात याद रखिएगा कि इनकलाब का नारा देने वाला कौन थे? मोहम्मद इकबाल। ओके, तो कौन थे? मोहम्मद इकबाल। तो राइट आंसर तो डी होगा, लेकिन अगर इसको फेमस करने की बात करें कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो वो थे भगत सिंह। तो पूरा सेंटेंस याद रखिएगा, इनकलाब का नारा दिया था मोहम्मद इकबाल ने, लेकिन इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने, यानी इनकलाब को फेमस करने का श्रेय जाता है भगत सिंह को। ओके, नेक्स्ट है, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंध रखते हैं? दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से या कश्मीर से? तो ये याद रखिए, कहाँ से रखते हैं इकबाल? पंजाब से। कहाँ से रखते हैं? पंजाब से ये संबंधित है। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, कब मनाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 1939 में, 42 में, 46 में या 47 में? तो ये मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? 1939 में। ओके, मुक्ति दिवस कब मनाए हैं? 1939 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी। 1937 में चुनाव के में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 3, 4, 5 या 6? तो कितने प्रांतों में उन्होंने बहुमत प्राप्त किया था? जैसे अभी भाजपा हर एक प्रांतों में जीतती चली जा रही है, तो उस वक्त कांग्रेस कितने प्रांतों में जीती थी? तो वो थी 6 प्रांतों में। ओके, कितने? 6 प्रांतों में, 6 प्रांतों में कांग्रेस जीत हासिल की थी। नेक्स्ट है, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? है ना, किसने किया? मोहम्मद इकबाल ने, आगा खान ने, M.N. जिन्ना ने या चौधरी रहमत अली ने? तो किसने यह शब्द बताया पाकिस्तान? ओके, तो ये थे चौधरी रहमत अली। कौन थे? चौधरी रहमत अली थे ये बात कहने वाले। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बाल गंगाधर तिलक के, गोपाल कृष्ण गोखले के, जवाहरलाल नेहरू के या मोतीलाल नेहरू के? तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था यह घोषणा? तो याद रखिए, ये हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जो वहाँ पे 2029 में लाहौर में बताते हैं कि 26 जनवरी 1930 से हम लोग क्या करेंगे? हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। नेक्स्ट है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? रक्षा, विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल संबंध, खाद्य एवं कृषि या कोई नहीं? तो कौन सा संबंध था? तो याद रखिए, इनके पास क्या है? खाद्य व कृषि संबंधी जो विभाग था वो इनको दिया गया था, लेकिन बाद में इनको देश आज़ाद होने के बाद प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां नंबर, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद कौन से दल की स्थापना की? इंडियन फ्रीडम पार्टी, आज़ाद हिंद फौज, रेवोल्यूशनरी फ्रंट या फॉरवर्ड ब्लॉक? तो सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं इसके बाद? तो सुभाष चंद्र बोस स्थापित करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक को। क्या करते हैं? फॉरवर्ड ब्लॉक को स्थापित करते हैं। नेक्स्ट है 26, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या श्री राजगोपालाचारी? तो कौन करता है 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट? और उस वक्त सबसे ज़्यादा फेमस कौन थे?
वही करेंगे, जवाहरलाल नेहरू। ओके, नेक्स्ट 27 नंबर, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? लक्ष्मी सहगल, सूर्यसेन, बटुकेश्वर दत्त या J.M. सेनगुप्ता? तो कौन करेंगे ये करेंगे हमारे सूर्यसेन। कौन करेंगे? ऑप्शन बी, सूर्यसेन। शस्त्रागार धावे को धावा, शस्त्रागार पे धावा बोलेंगे। नेक्स्ट है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी कालकोठरी घटना के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद, या बंगाल विभाजन के विद्रोह के बाद? तो याद रखिए, हंटर आयोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद होगा, जांच करने के लिए कि क्या घटना हुई और कैसे हुई और कितने लोग मरे। ओके, तो इस वजह से हुआ। नेक्स्ट है 29, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था W. चर्चिल के मस्तिष्क का, M.A. जिन्ना के मस्तिष्क का, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का, या V.P. मेनन के मस्तिष्क का? यानी किसके दिमाग से भारत विभाजन हुआ? W. चर्चिल के दिमाग से, या जिन्ना के दिमाग से, माउंटबेटन के दिमाग से, या मेनन के दिमाग से? तो याद रखिए, भारत का विभाजन क्या हुआ किसके से? लॉर्ड माउंटबेटन। इसीलिए माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं भारत के विभाजन को। ओके, क्या कहते हैं? माउंटबेटन प्लान। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति को अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? यानी कहा कि अब भारतीय अपना मौका निकाल सकते हैं। तो किसने कहा यह बात? श्री राजगोपालाचारी ने, M.A. जिन्ना ने, सुभाष चंद्र बोस ने, या जवाहरलाल नेहरू ने? तो यह बात किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने, कि अभी इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता, हमें इस मौके को पूरा भुनाना चाहिए और निकालना चाहिए। ओके, तो ये सब काम हमें जल्दी से जल्दी कर लेना है। किसने कहा कि मेरी पीठ पर दिया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत का एक एक कील बनेगा? किसने कहा मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत का एक कील सिद्ध होगा? लाला लाजपत राय, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, या बाल गंगाधर तिलक? तो याद रखिए, ये बात किसने कहा? लाला लाजपत राय। जब साइमन कमीशन गो बैक का नारा देने के लिए वो उठे और वहाँ तबीयत खराब था लाहौर में, और लाहौर में इन पर लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज पे क्या हो गए? डेथ कर गए कुछ समय में। तो उसी समय इन्होंने ये बात कही थी कि मेरे पीठ पर किए जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत का कील बनेगा। नेक्स्ट है 32 नंबर, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? किसके द्वारा ये प्रॉब्लम हुई? क्या हुआ था कि ये प्रॉब्लम हुआ, और ये प्रॉब्लम हुआ तो जलियांवाला बाग कांड हुआ? तो क्या हुआ? द आर्म्स एक्ट के विरोध में, द पब्लिक सेफ्टी एक्ट के विरोध में, द रॉलेट एक्ट के विरोध में, या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के विरोध में? तो याद रखिए, हुआ रॉलेट एक्ट के विरोध में। यानी रॉलेट एक्ट प्रभावी था, उसी में सैफुद्दीन किचलू और पंजाब के जो नेता थे वो गए, और वहाँ पे बैसाखी के मेले में जनरल डायर भी पहुँच गया, और जलियांवाला बाग जो मिस्केर है, हत्याकांड है, वो हो गया। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेटस किसने लिखा है? पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेटस किसने लिखा है? V.N. राव ने, श्री राजगोपालाचारी ने, कृष्ण मेनन ने, या B.P. मेनन ने? तो यह किसने लिखा है? द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेटस, ये लिखा है B.P. मेनन ने। किसने लिखा है? B.P. मेनन ने। ओके, नेक्स्ट है, जितने भी क्वेश्चन है सब के सब काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? भारतीय महिलाएं, भारतीय मजदूर वर्ग, भारतीय कृषक वर्ग, या भारतीय दलित वर्ग? तो 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? भारतीय महिलाओं का, मजदूरों का, कृषक का, या भारतीय दलित वर्ग का? तो याद रखिए, ये था दलित वर्ग का। पूना समझौता दलित वर्ग के साथ हुआ, यानी 1932 में पूना समझौता होता है किसके किसके बीच? भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच। ओके, किसके किसके बीच? महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच यरवदा जेल में यह पूना समझौता होता है। यहाँ पे अनशन करने लगते हैं कि भाई देश का बंटवारा न करें इसके चक्कर में। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई? लाला हरदयाल ने, रास बिहारी बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने, या B.D. सावरकर ने?
तो किसने बनाया फ्री इंडियन लीजन? ये बनाया सुभाष चंद्र बोस ने। किसने बनाया? सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई। नेक्स्ट, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक हैं? कौन है? एन सिन्हा हैं, ब्रजकिशोर प्रसाद हैं, जेबी कृपलानी है या राजेंद्र प्रसाद हैं? तो कौन पेशे से शिक्षक थे? तो वो थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी जी क्या थे? एक शिक्षक के तौर पे जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई? कानपुर में, दिल्ली में, इलाहाबाद में या लाहौर में? तो वर्ष 1928 में जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बना वो बना दिल्ली में। कहाँ बना? दिल्ली में। याद रखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुआ? दिल्ली में 1928 में। किसने किया? ये किया भगत सिंह ने। किसने किया? भगत सिंह ने सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ओके, इससे पहले इसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। भगत सिंह ने इसमें सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिया। ओके, इससे पहले क्या था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन या हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और भगत सिंह ने इसमें क्या किया? सोशलिस्ट जोड़ दिया। तो ये दिल्ली में भगत सिंह ने स्थापित किया 1928 में। नेक्स्ट है 38 नंबर, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शन करने के लिए, किचलू और सत्यपाल की बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए, बैसाखी की प्रार्थना के लिए, पंजाब सरकार के अमानवीय क्रियाकलाप के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए? तो याद रखिए, ये था किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध प्रदर्शन करने के लिए। ओके, जिसमें जनरल डायर को ये खबर हो जाती है और वो अपने साथ तोप लेके पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया? किस जेल में? बांकीपुर जेल, हजारीबाग जेल, कैंप जेल या भागलपुर जेल? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया? बांकीपुर जेल में। कहाँ रखा गया? बांकीपुर जेल में। ओके, नेक्स्ट 40 नंबर, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? जस्टिस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी या किसान सभा? तो जयप्रकाश नारायण जुड़े थे सोशलिस्ट पार्टी से। जयप्रकाश नारायण किससे जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से। ओके, नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942 या 16 अगस्त 1942? तो ये हुआ 9 अगस्त 1942। कब हुआ? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? याद देखिए, पूछा है क्या? नहीं की थी। तो 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? भूला भाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू? तो किसने नहीं की थी? तो याद रखिए, ये किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पैरवी नहीं की थी लाल किले में। लाल किले की बात पे पैरवी नहीं की थी, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली के जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वे कौन थे? महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय या स्वामी श्रद्धानंद? तो 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली के जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण देने वाले थे स्वामी श्रद्धानंद। कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसने उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह थी। महात्मा गांधी को उपाधि मिली थी और जिसने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया कि भाई ले जाओ, इस तरह के क्रूर कृति जो जलियांवाला बाग कांड किए हो, इस तरह हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और आपके इस गिफ्ट को रख नहीं सकते। तो क्या गिफ्ट था? हिंद केसरी, केसरी हिंदी, राय बहादुर या द राइट ऑनरेबल? तो महात्मा गांधी ने क्या लौटाया? केसरे हिंद की उपाधि। महात्मा गांधी ने क्या लौटाया? केसरे हिंद की उपाधि। इससे पहले वाले वीडियो में पूछा था जो रविन्द्रनाथ टैगोर है, उन्होंने क्या लौटाया था? तो वो सर की उपाधि थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने
यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने, या इनमें से सभी? क्या ये सभी थे? क्या सबने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? क्वेश्चन है नहीं किया था। तो यह बात सही है बिल्कुल कि इन तीनों ने भी भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, जिसमें हिंदू महासभा भी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी है और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। निम्नलिखित को कालाक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से बताइए। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ओके, तो कौन कब हुआ, कैसे हुआ? तो असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे? सबसे पहले होगा खिलाफत आंदोलन। ओके, सबसे पहले क्या होगा? खिलाफत आंदोलन, यानी थर्ड खिलाफत आंदोलन। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा असहयोग आंदोलन 1920, असहयोग आंदोलन 1920। उसके बाद होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कब? 1930। और भारत छोड़ो आंदोलन कब होगा? लास्ट भारत छोड़ो आंदोलन 1942। यानी ये क्रम होगा 3124, यानी ऑप्शन सी 3124। ओके, यानी सबसे पहले क्या होगा? खिलाफत आंदोलन, है ना, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन को ही मिला के गांधी जी असहयोग आंदोलन बनाएंगे। तो 1920 में यह असहयोग आंदोलन होगा, 1919 में खिलाफत आंदोलन होगा, 1920 में असहयोग आंदोलन होगा, उसके बाद 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा और सबसे लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होगा। ओके, तो क्रम होगा 3124 का। तो क्रम से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाते हैं, एक या दो क्वेश्चन, इसलिए याद रखिए क्रम से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस भी रहते हैं। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन था? ओके, तो दूसरा सत्याग्रही कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, श्री राजगोपालाचारी या गजेंद्र प्रसाद? राजेंद्र प्रसाद। तो कौन होंगे जो सत्याग्रह का विनोबा भावे के प्रथम सत्याग्रही और दूसरा सत्याग्रही होगा? वो होंगे जवाहरलाल नेहरू। कौन होंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? महिला संगठनकर्ता के रूप में अरुणा आसफ अली बड़ी नामी ग्रामी भूमिका निभाई थी इस आंदोलन में। तो वो कौन सा आंदोलन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन? तो किस में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी अरुणा आसफ अली? वो थी भारत छोड़ो आंदोलन। वो क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन। ओके, नेक्स्ट 49। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? सरकारी नौकरी में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व, प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण, केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण या संयुक्त निर्वाचन मंडल पद्धति को स्वीकृति? तो कौन सा कार्य पूना पैक्ट 1932 में नहीं है? तो याद रखिए, सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व के बाद पूना पैक्ट में नहीं कहा गया है। इसको बाद में अपने अपने फायदे के अनुसार इसको ऐड कर लिया गया है। पूना पैक्ट में ये बात नहीं कही गई थी, नौकरियों में दलितों का समुचित प्रतिनिधित्व, बाकी सब जगह ये बात कही गई है। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 एक मील का पत्थर है। मैंने बताया था हरिपुरा को याद रखिए, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था। तो हरिपुरा अधिवेशन 1938 एक मील का पत्थर है क्योंकि इसमें ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की गई थी। इसमें जवाहरलाल नेहरू को भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इस योजना आयोग को अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। इसमें कांग्रेस ने भारत सरकार थी 1935 की मंजूरी दी थी। तो याद देखिए, इसने योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत कर दिया था हरिपुरा अधिवेशन। ठीक है, हरिपुरा जो अधिवेशन है उसने योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। ओके, तो ये टॉप 50 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हम लोग ले आ रहे हैं टॉप 60 क्वेश्चन। ओके, तो आप बने रहे, 10 क्वेश्चन और हैं, उसको भी देखते हैं और सभी के सभी इंपॉर्टेंट है और सबसे लंबा सेगमेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट, इसलिए क्वेश्चन भी ज़्यादा बनते हैं। तो आप देखिएगा जरूर, पूरा पूरा देखिएगा ताकि आपके लिए ज़्यादा ही बेटर से बेटर हो सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की क्योंकि रेलवे है प्लेग जीवाणु महामारी का वाहक, बार बार पड़ने वाले आकार और दुर्भिक्षों का साधन,
समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी या दुर्घटनाओं का वाहक। तो नीचे दिए गए कूट जो हैं उनके अनुसार ये बताना है कि हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना कैसे किए हैं। क्या 1 2 3 सही है, 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 3 सही है। तो याद रखिए प्लेग जीवाणु यानी महामारी का वाहक उन्होंने हिंद स्वराज में रेलवे को कहा है। और वहीं बार बार पड़ने वाले अकाल का साधन भी कहा है कि इन्हीं की वजह से बना है, क्योंकि ये हमारी जगह से हर चीज़ पैसे रुपए बहुत आसानी से हटा देते हैं। नेक्स्ट है समाज में वर्ग भेद बढ़ाने की उत्तरदायी भी रेलवे को कहा है इन्होंने, लेकिन हाँ दुर्घटनाओं का वाहक कह के नहीं पुकारा है, इसलिए 1 2 3 जो है वो सही है। ओके नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो कौन सा सम्मेलन था 1932 में। 1932 में था तीसरा सम्मेलन। कौन सा, तीसरा सम्मेलन। ठीक है, पहला कब हुआ था 1930 में, दूसरा कब हुआ था 1931 में, और तीसरा कब हुआ 1932 में। ओके, तो 1930 में पहला, 31 में दूसरा और 32 में तीसरा। और इकलौता दूसरा ऐसा था जहाँ पे कांग्रेस और गांधी जी पार्टिसिपेट किए थे और कोई सम्मेलन में नहीं थे। और तीनों सम्मेलन में रहने वाले कौन थे, भीमराव अंबेडकर। तो ये सबसे क्वेश्चन बनते हैं। ओके नेक्स्ट है, गांधी जी दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किए थे। 6 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को, 12 मार्च 1930 को, या 12 अप्रैल 1930 को। तो ये कब करते हैं, 12 मार्च 1930 को। याद रखिए कब करते हैं, 12 मार्च 1930 को। ओके नेक्स्ट है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक। मैंने एक बार आपसे कमेंट करके पूछा भी था कि बताइए इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। तो आज मैं आंसर भी बता देता हूँ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नरेंद्र देव या आसफ अली। तो कौन है इंडिया डिवाइडेड के लेखक, तो वो हैं राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड के पुस्तक के लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। अभी अभी मैंने बताया भी था, जवाहरलाल नेहरू ने, बी आर अम्बेडकर ने, वल्लभ भाई पटेल ने या राजेंद्र प्रसाद ने। तो याद रखिए भीमराव अम्बेडकर जो थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में पार्टिसिपेट किए थे। ओके नेक्स्ट है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है। यह वक्तव्य किसने कहा, नरेंद्र देव ने, अच्युत पटवर्धन से, जयप्रकाश नारायण से, या जवाहरलाल नेहरू से। तो मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से। ओके, किससे संबंधित है, जवाहरलाल नेहरू से। ये बात जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। 26 वर्ष, 21 वर्ष, 16 वर्ष या 15 वर्ष। तो दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष समय बिताया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ, मैं कई बार बता चुका हूँ ये अधिवेशन कहाँ हुआ। एक ही बार महात्मा गांधी रहे, गया, अमृतसर, बेलगाम, कानपुर, या किस में हुए। तो याद रखिए ये बेलगाम सम्मेलन में 1924 में महात्मा गांधी एकमात्र अध्यक्षता निभाया कांग्रेस का। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया, बम्बई में, लखनऊ में, चंपारण में, या वाराणसी में। तो महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया, तो ये थे वाराणसी में। कहाँ, वाराणसी में पहला जन भाषण दिया महात्मा गांधी ने। और लास्ट क्वेश्चन है आज का 60 नंबर, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा, हरिलाल गांधी, महात्मा गांधी, रामदास गांधी, या मणिलाल गांधी। तो किसने दिया सत्याग्रह शब्द का प्रयोग, महात्मा गांधी ने। किसने किया, महात्मा गांधी ने। तो ये सेगमेंट आज यानी दूसरा पार्ट भी जो है वो समाप्त होता है। टोटल मैंने 120 जो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैंने आपको कराया है। कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, और लाइक करिए और पूरा वीडियो देखने की कोशिश ज़रूर करिए ताकि आपका सिलेक्शन निश्चित हो सके। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।